हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारे पैट के एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय शेष बचा है। इस वजह से हम जो क्लासेस है हमारी उसमें तीव्र गति कर रहे हैं, क्लासेस लंबी हो रही हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसको यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से कराई जाएँ, ट्रिकी माध्यम से, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको भी हम उसका भी सलूशन निकालेंगे। और एक हमारी जो शॉर्ट फीड हमने चलाई है उसको भी आप लोग अच्छे से लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सपोर्ट करते ऐसे ही बनाए रखिए। आज जो हम देखेंगे, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में देखेंगे। जितना हो सकता है उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और MCQ भी लगानी है, PYQ भी सारे लगाने हैं। ठीक है, तो आज हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, सामाजिक विज्ञान की ये वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सामाजिक विज्ञान इसमें ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था हो गई और राजनीति शास्त्र हो गया और हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों जो हैं सोशल साइंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना आइए, ये इसकी परिभाषा हो गई। अर्थशास्त्र के जनक की अगर हम बात करें तो सर एडम स्मिथ इसके जनक हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के। और जॉन मेनार्ड की इसकी बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि क्या होता है? मैक्रो। और ये क्या होता है? व्यष्टि मैक्रो। इसके प्रकार क्या होते हैं? देखिए, माइक्रो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इसे इंग्लिश में याद रखें, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन कहलाता है ये हमारा माइक्रो, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो होता है वो मैक्रो कहलाता है, MACRO। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एडम स्मिथ जी इनके जनक हैं। एडम स्मिथ जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसे भी आप याद रखें। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। देखिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 5। 3 ही पूछे जाते हैं, मगर हम पाँचों पढ़ के जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। द्वितीयक में औद्योगिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, जैसे विनिर्माण, गैस विद्युत आपूर्ति, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तृतीय जो होता है हमारा सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन और डॉक्टर वगैरह जो हमें हॉस्पिटल वगैरह मिलते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। चौथे क्षेत्र की बात करते हैं, शिक्षा, खोज और अनुसंधान इसमें आते हैं। पाँचवें में उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, ये आ जाते हैं। तो ये आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे। आगे देखते हैं। राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम करते हैं 3 प्रकार से। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? उत्पादन एवं वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व, निजी क्षेत्र के कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, इसे कहते हैं हम पूंजीवादी। इसके उदाहरण हैं अमेरिका, ब्रिटेन और अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ उसमें निजी क्षेत्रों को दे दी गई है। समाजवादी क्या होती है? उत्पादन एवं वितरण साधनों पर राज्य का स्वामित्व, राज्य का अधिकार रहता है। उदाहरण क्यूबा, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या कहलाती है? इसमें प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा, दोनों मौजूद रहेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। आर्थिक समृद्धि की बात करें, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है, संकेतक GDP, GNP, प्रति व्यक्ति आय आदि। ठीक है, आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। संकेतक क्या है इसका? मानव विकास सूचकांक, HDI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है? महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। जारीकर्ता कौन है? इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। आयाम इसके कौन कौन से हैं?
स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। संकेतक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम जारी किया गया था ये 1990 में। SDI 2021-22 इसमें शामिल कितने देश हुए थे? 191। शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान। भारत की रैंकिंग रही थी 132। स्कोर की बात करें तो 0.633 इसका स्कोर था। तो ये मानव विकास सूचकांक के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब हम बात करते हैं भारत में नियोजन का इतिहास। भारत में नियोजन के इतिहास की हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। देखिए, भारत में नियोजन के जो पिता थे M विश्वेश्वरैया थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें 10 वर्षीय योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? 1938 में। गठनकर्ता हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था 1944 में। प्रस्तुत किसने किया था? GD बिड़ला, GRD टाटा, कस्तूरी भाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपतियों ने। अब गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी इसके ही अंतर्गत 1944 में। प्रस्तुतकर्ता श्रीमन नारायण थे। जनवादी योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में। MN रॉय इसके प्रस्तुतकर्ता थे। सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी 1950 में। इसके प्रस्तुतकर्ता थे हमारे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड, इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। गठन हुआ था इसका 1946 में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं योजना आयोग की। गठन हुआ था 15 मार्च 1950। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा भंग किया गया अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो मोटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय, इसकी गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो राष्ट्रीय आय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा की जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO इस कार्य में CSO की मदद करता है। ठीक है, क्लियर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। वर्ष 2019 में CSO एवं NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना कर दी गई। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष 2011 और 12 माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। पहली विधि है हमारी उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी जो है हमारी व्यय विधि है। उत्पादन विधि क्या कहलाती है? समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। आय विधि कहलाती है हमारी समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। व्यय विधि कहलाती है समस्त उपभोगों व्ययों का योग, ये कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उनको संक्षिप्त में देखते हैं, क्योंकि डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाता है। देखिए, पहली हमारी जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसकी डेट आपको याद होना चाहिए और उसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया था और क्या उसने लक्ष्य अपना हासिल किया था या नहीं, ये देखना है हमें। ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा पैट के पेपर में। वैसे ये क्लास आपको और भी में सहायता करेगी, और भी अगर आप पेपर दे रहे हैं, जैसा स्टेट का कोई दे रहे हैं, यूपी पुलिस वगैरह दे रहे हैं, उसमें भी समान रूप से आपके लिए कारगर है। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। कब हुई थी? 1951 से 1956 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। हमने लक्ष्य इसमें निर्धारित किया था 2.1% और प्राप्त हुआ था हमें 3.6%। मतलब ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रही थी। दूसरी हमने लगाई थी 1956 से 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। इसका लक्ष्य हमने रखा था 4.5 और मिला था हमें 4.1। तो लगभग आप कह सकते हैं सफल ही थी। पहले की अपेक्षा सफल नहीं थी, मगर सफल ही थी। आप इसे असफल नहीं बोल सकते। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें हमने दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया, कृषि एवं उद्योग। मगर आप लोग को पता होगा तीसरी योजना का जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हैं 1961 से 1966। 1962 कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को?
इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, युद्ध हो गया। युद्ध के समय हम योजना पे कार्य नहीं कर पाए, तो ये योजना का जो लक्ष्य था 5.6%, 2.5 पे ये लुढ़क गई, मतलब पूरी तरह से असफल रही। उसके बाद हमारा योजना अवकाश लग गया 1966 से 1969 तक, ठीक है। चौथी 1969 से 1974 तक लक्ष्य निर्धारित किया 5.7 का, मिला 3.3, ये भी असफल रही। इसका उद्देश्य था निर्धारित स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पाँचवीं की बात करते हैं 1974 से 1978 तक 4.4 का लक्ष्य, 5 की प्राप्ति, ये सफल रही। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर हमारा अनवरत योजना रही थी, मतलब योजना अवकाश रहा था फिर से 1978 से 1980 तक। छठी रही थी हमारी 1980 से 85 तक 5.2 का लक्ष्य और 5.4 की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। सातवीं 1985 से 1990, ये भी हमारी सफल रही थी। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय, इसमें उद्देश्य प्रमुख था। उसके बाद हमारा योजना अवकाश 1990 से 1997 तक रहा। आठवीं 1992 से, सॉरी इसमें ये जो है योजना अवकाश ये मिसप्रिंट है, इसमें 97 नहीं होगा, 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहा था, ठीक है। आठवीं हमारी लागू हुई थी 1992 से 1997, तो ये आप करेक्ट कर लें। 1990 से ये योजना अवकाश जो था हमारा 1990 से 1992 तक, ठीक है, क्लियर कर लें। बुक में मिसप्रिंट हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आठवीं की बात करें तो हमारी 1992 से 1997 तक चली थी, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। नौवीं की बात करें 1997 से 2002, न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास। 10वीं 2002 से 2007 तक, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य था। 11वीं 7 से 12, तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं रही थी 12 से 17, तीव्र एवं धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो इतनी हमारी योजना चली थी। इसके बाद योजना जो थी हमारी समाप्त कर दी गई योजना आयोग को, और इसके स्थान पर हमारा नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। बात करते हैं हम नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी। नीति आयोग की हमारी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1950। पूरा नाम इसका क्या है पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संविधानेतर गैर संवैधानिक संस्था है ये। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी थे। परिचय, देश का प्रमुख थिंक टैंक है, और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी रहते हैं। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक। पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, अधिकतम संख्या जो रहती है 5 रहती है, अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 रहती है। पदेन अध्यक्ष भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री इनको नामित करते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं वो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, सचिव, केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी जो होता है इसका सीईओ बनाया जाता है। अब देखते हैं हम हरित क्रांति। पहले देख लेते हैं, भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति की भारत में जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में। भारत में प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। हरित क्रांति का शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? विलियम गैड। जनक की बात करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, तो आप बताएंगे नॉर्मन ई बोरलाग, अमेरिका के जी कृषि वैज्ञानिक थे। और अगर पूछा जाए भारत में तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, क्लियर है। प्रमुख घटक इसमें क्या क्या हुआ था? उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, सिंचाई, साख सुविधा का इसमें प्रयोग किया गया था। प्रभाव क्या रहा था इसका? प्रभाव रहा था इसका सकारात्मक। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए, गेहूँ चावल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। नकारात्मक क्या हुआ था? अत्यधिक जल दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि, कृषि प्रतिरूप में
बदलाव कर दिया गया हो गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति आपकी क्लियर हो गई। अगर कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट करें। ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं, श्वेत क्रांति भी सही बोलते हैं। इसका उद्देश्य जो रखा गया था, देश में दूध उत्पादन बढ़ाना। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, 1970 में इसका शुभारंभ हुआ था। इसके बाद से आज तक भारत विश्व में दूध में नंबर 1 है। देखिए कितना इसका इफेक्ट हुआ था, अभी तक हम नंबर 1 है। इससे पहले हम नंबर 1 नहीं थे। इसके जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन पैड में आया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो बच्चों ने देखा ही नहीं, MS स्वामीनाथन लगा दिया ऐसे ही। उसके बाद याद कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो हमें पता था, वर्गीज कुरियन, गोला कर दिया। तो ये गलती आप ना करें, गोला तभी करें जब क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लें। शुभारंभ स्थल क्या था? आनंद, गुजरात। तो ये थी हमारी ऑपरेशन फ्लड। अब हम कुछ क्रांतियों की बात करते हैं। भारत में जो क्रांतियाँ हुई थी, कौन से किससे संबंधित थी? सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज, झींगा, मछली, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन से ये संबंधित थी। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी? बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन से। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा, कुक्कुट उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति की बात करें, तिलहन उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से थी। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति जो थी वो बांस उत्पादन से थी। हरित खाद्यान्न से थी, हरित सोना बांस से। मूंग क्रांति मोटे अनाज से। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए सूक्ष्म की अगर बात करें तो जो सूक्ष्म उत्पादन होते हैं, प्लांट एवं मशीनरी का उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक हो, वो कहलाता है हमारा सूक्ष्म। लघु की बात करें तो प्लांट एवं मशीनरी उपकरण में निवेश 1 से 10 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक हो, ये तो कहलाता है हमारा लघु यानी स्मॉल। और मध्यम, मीडियम की बात करें तो प्लांट एवं मशीनरी का उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 करोड़ रुपए तक हो, तो ये कहलाता है हमारा मध्यम। ठीक है, ये आप लोग आई होप क्लियर हुई होगी आपको। अब हम बात करते हैं महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियों के बारे में बात करते हैं। महारत्न कंपनियों, इन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय लोक उपक्रम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12। नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 और मिनी रत्न की 74। श्रेणी 1 में 62 है, श्रेणी 2 में 12 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं और किस वर्ष इनकी स्थापना हुई थी और कहाँ इनका मुख्यालय है। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC। स्थापना हुई थी इसकी 1975 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ONGC, 1956 में स्थापना, देहरादून मुख्यालय। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, SAIL, सेल इसे बोलते हैं, 1974 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, 1975 में स्थापना, कोलकाता मुख्यालय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1959 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, 1984 में स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, 1964 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, 1974 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, 1977 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1989, नई दिल्ली मुख्यालय। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1986, नई दिल्ली मुख्यालय। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, 1969 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय।
तो ये थी हमारी महारत्न कंपनियाँ। अब हम बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों का स्थापना वर्ष। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना हुई थी 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI की स्थापना 1955, IDBI की स्थापना 1964, UTI की स्थापना 1964, IIBI की 1971 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना 1988 में। भारतीय लघु विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SIDBI की स्थापना 1990 में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 को फेरा जो है 1973 को 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया था। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 74 से लागू कर दिया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में ये बना था और 2000 में लागू कर दिया गया। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 में लागू हुई थी। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EZP वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की शुरुआत हो गई थी। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 के बजट से योजनागत व गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं हम GST के बारे में। सभी लोगों को पता होगा GST गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस जो होते हैं, पूरा नाम इसका क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। परिचय, एक अप्रत्यक्ष कर है। ये कब लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। मैंने जब आपको आर्टिकल कराए थे तो ये बताया था। तिथि लागू कब से हुई? 1 जुलाई 2017 से। उद्देश्य क्या था? जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स लग रहे थे, कई प्रकार के, उन सबको बंद करके केवल एक कर लगाना। GST में कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं? राज्य वैट शामिल है, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टेबाजी एवं जुए पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर एवं अधिभार, विज्ञापन कर, क्रय कर। ये राज्य सरकार के कर शामिल थे। केंद्र सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर, ये इसमें शामिल थे। अब GST के अनुच्छेद की बात कर लें तो 279A, अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। गणपूर्ति, कुल सदस्यों का 50%। वोटिंग पावर, एक सरकार के पास 1/3। राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास 1/3, राज्य सरकार के पास 2/3। निर्णय 3/4 बहुमत से। GST की दरें किस प्रकार रखी गई हैं? 4 प्रकार की दरें हैं। 5%, 12%, 18%, 28%। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग प्रकार से ये लगाई जाती हैं। बात करते हैं वैट की। VAT, इसका पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स। सिफारिशकर्ता चेलिया समिति 1991, 1 अप्रैल 2005 से लागू कर दिया गया। लागू करने वाला प्रथम राज्य था हमारा हरियाणा, 1 अप्रैल 2003, और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश, 1 जनवरी 2008 में ये लागू किया उत्तर प्रदेश ने। कर का प्रकार क्या है? ये भी अप्रत्यक्ष कर है। अब हम बात करते हैं RBI के जो रेट होते हैं उनके बारे में। RBI की साख नियंत्रक विधियां जो होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट। रेपो दर क्या होती है? वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। मतलब छोटे समय के लिए दूसरी बैंक जब लोन लेती हैं RBI से तो उसे कहते हैं रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से लोन लेता है। उल्टा हो जाता है, जब RBI लोन लेगी तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। नगद आरक्षी अनुपात CRR, ये क्या होता है? बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग RBI के पास नगद रखना पड़ता है, इसे कहते हैं हम CRR। SLR क्या होता है? बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे SLR कहते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन लोन देता है। अगर अल्पकालीन देगा तो रेपो रेट,
दीर्घकालीन देगा तो बैंक दर। ये होता है आरबीआई का सिस्टम। अब हम बैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बैंकिंग के महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था? 1770 में। कहाँ? कोलकाता में। प्रेसिडेंट बैंक की बात करते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक जो थे हमारे, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। अब हुआ क्या, पहले ये 3 बैंक हमारे यहाँ कार्यरत थे, फिर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बना दिया गया, उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को बाद में बदलकर हमारा स्टेट एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, तो उसकी आगे बात करेंगे। 1921 में कौन सा बैंक बना हमारा? इंपीरियल बैंक। उससे पहले कौन से बैंक थे? 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसे बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। जो आज के समय का एसबीआई है, उससे पहले इंपीरियल बैंक हुआ करता था। आप बात करते हैं भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। मतलब भारतीय द्वारा संचालित होने का मतलब है कि उसमें भारतीय लोग काम करते थे पूरा। ठीक है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, मतलब इसमें काम भी भारतीय करते थे, पैसा भी भारतीय लोगों का लगा था। इसमें कमर्शियल बैंक में 81 वाले में पैसा नहीं लगा था, कार्यरत थे, और 1894 वाले में कार्यरत भी थे और पैसा भी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीआई बैंक की। स्थापना की सिफारिश की गई थी हिल्टन यंग समिति द्वारा। परिचय, भारत का केंद्रीय बैंक। स्थापना तिथि 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आगे देखते हैं म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया था मार्च 1947 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए, प्रथम गवर्नर केवल, तो ओसबन स्मिथ आ जाएंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ लिया जाए तो सीडी देशमुख आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए थे पहली बार। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बड़े बैंकों का। दूसरी बार हुआ हमारा 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का। तो पूछा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1969। 6 बैंकों का कब हुआ? तो 1980 में। बंधन बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय कोलकाता था इसका। भारतीय महिला बैंक, स्थापना 19 नवंबर 2013 को, मुख्यालय नई दिल्ली था। एसबीआई में इसका विलय कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 को। और आगे देखते हैं बैंकों का विलय। वर्ष 1993 में किसका विलय हुआ? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हो गया था विलय 1 अप्रैल 2017 को। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ टावनकोन, भारतीय महिला बैंक, इन सारी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मिला दिया गया था 1 अप्रैल 2019 को। विजया बैंक का, देना बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, और देखते हैं 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। वर्तमान में अगर पूछा जाए सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक मतलब प्राइवेट बैंक तो एचडीएफसी। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय बैंक जो थे उनकी स्थापना वर्ष क्या क्या है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908, इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में, यूको बैंक की 1943,
इंडियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। आरआरबी की 2 अक्टूबर 1975। आगे बात करते हैं, या आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आगे देखेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास हो, अब थोड़ा बचा है, थोड़ा हम और कवर कर लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स जो है वो हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। तो हम देखते हैं प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। ये याद रखना जरूरी है, ये नहीं पूछता है कब ये लागू हुई थी, और ये पूछता है कब लागू हुई थी, ये नहीं पूछता है इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्राइसेम 1979, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन 1882, इंदिरा आवास योजना 1985, मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में चालू हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997, केसीसी 1998 अगस्त। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में हमारी स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000, सर्व शिक्षा अभियान 2001। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुई थी। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुई थी? 22 जनवरी 2015, पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी हमारी 8 अप्रैल 2015 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी आयु सीमा तय की गई थी 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम था 20 रुपये प्रति वर्ष। 9 मई 2015 से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016। स्टैंड अप योजना की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 20 नवंबर 2016 को ये स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि योजना की बात करें, कृषि योजना की, तो 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट कर दी गई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य इसका नाम था, तो 25 दिसंबर 2017 को की गई थी। भारतमाला योजना अक्टूबर 2017। आयुष्मान भारत योजना 23 दिसंबर 2018। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। तो ये था हमारा आज का जो इकोनॉमिक्स था उसका सेशन। आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद हम जो बचे हमारे टॉपिक वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जो पिछली बार, या हम कल जो है पैड का जो पिछली बार जो पेपर था उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।